आज हम इतिहास के एक ऐसी दुस्साहसी रेस्क्यू मिशन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, पर उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो सवाल ये था कि घर से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा लोगों को कैसे बचाया जाएगा। यही वो सवाल था जिसका जवाब 27 जून 1976 को इजराइल को ढूंढना था। तो ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल आम दिन की तरह। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट, लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, कोई छुट्टियों पर जा रहा था, कोई घर लौट रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये उड़ान इतिहास बदलने वाली है। देखिए, ग्रीस से उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर अचानक एक भयानक हकीकत का सामना कर रहे थे। कॉकपिट पर कब्जा हो चुका था और अब प्लेन का कंट्रोल हाईजैकर्स के हाथों में था। अब ये कोई एक ग्रुप का काम नहीं था, ये दो अलग अलग लेकिन बहुत खतरनाक आतंकवादी गुटों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। एक तरफ थे पीएफपीईओ और दूसरी तरफ जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल्स, और इन दोनों का मकसद सिर्फ एक था, दुनिया भर की जेलों में बंद अपने 53 साथियों को छुड़ाना। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्लेन युगांडा के एंटेबे में उतरा और वहां हाईजैकर्स का स्वागत करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वहां का तानाशाह राष्ट्रपति ईदी अमीन था। अब ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं रही थी, ये एक पूरा इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। सारे बंधकों को एयरपोर्ट के एक पुराने सुनसान टर्मिनल में ले जाकर बंद कर दिया गया। चारों तरफ युगांडा के सैनिक थे, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं इसी टर्मिनल से हाईजैकर्स ने अपनी मांगे पूरी दुनिया के सामने रखी। उनकी मांगे एकदम साफ थीं और बहुत मुश्किल। 53 आतंकवादियों की रिहाई, जिनमें से 40 इजराइल में थे, और साथ में $5 मिलियन की फिरौती। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे चुकाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन था। और इसके साथ ही उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी, 1 जुलाई। इसका मतलब दुनिया के पास उनकी मांगे मानने के लिए सिर्फ 2 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बंधकों को मार दिया जाएगा। बस यहीं से सैकड़ों जिंदगियों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस खबर से इजरायली सरकार में मानो भूचाल आ गया। एक तरफ थे प्रधानमंत्री यित्साक राबिन, जो बातचीत से कोई हल निकालना चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस, जिनका साफ कहना था कि अगर हम आज झुके तो कल ऐसे और हमले होंगे। तो अब सरकार के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। क्या करें, बातचीत करें या हमला? एक तरफ सैकड़ों लोगों की जान दांव पे थी और दूसरी तरफ देश का वो सिद्धांत कि आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकना है। जैसे जैसे डिप्लोमेसी फेल हो रही थी और वक्त हाथ से निकलता जा रहा था, पर्दे के पीछे चुपचाप एक बहुत ही साहसी प्लान तैयार हो रहा था। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब देखिए, इस ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी थी इंटेलिजेंस, यानी खुफिया जानकारी। और पहला सुराग मिला एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाईजैकर्स ने कुछ गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। इस एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। मुसाद एजेंट्स तुरंत पेरिस पहुंचे और उन रिहा हुए बंधकों से बात की। उनसे हाईजैकर्स, उनके हथियार, टर्मिनल के अंदर का पूरा नक्शा सब पता चल गया। और फिर एक और कमाल की बात पता चली। वो टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था, तो उसके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स भी मिल गए। इसके बाद ईदी अमीन के काफिले की जानकारी जुटाई गई और केन्या से गुपचुप तरीके से वापसी के लिए फ्यूल का भी इंतजाम किया गया। इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक हैरान कर देने वाला प्लान तैयार हुआ। अब ये जो प्लान था ना, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। इसमें 4 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, 100 से ज्यादा एलीट कमांडोज, और तो और ईदी अमीन के काफिले की नकल करने के लिए एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर्स। इन सबको 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के देश में ले जाना था, वो भी बिना किसी के पता चले। और इसीलिए इस मिशन का नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, मतलब बिजली की तेजी। क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में कामयाबी और नाकामी के बीच सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही फासला था। तो 3 जुलाई की रात, डेडलाइन में अब कुछ ही घंटे बचे थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च कर दिया गया। और जिस रफ्तार से ये सब हुआ वो यकीन करने लायक नहीं है। पहला प्लेन रात 11:01 पर बिना किसी को पता चले लैंड हुआ।
अगले ही मिनट नकली काफिला टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में गोलीबारी शुरू हुई और कमांडोज टर्मिनल के अंदर थे। और ठीक 11:54 पर, यानी जमीन पर सिर्फ 53 मिनट बिताने के बाद, आखिरी प्लेन बंधकों को लेकर वापस उड़ चुका था। लेकिन एक पल ऐसा भी आया था जब ये पूरा मिशन फेल हो सकता था। हुआ ये कि कमांडोज जिस काली मर्सिडीज को ईदी अमीन की कार बताकर इस्तेमाल कर रहे थे, असल में ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले अपनी कार बदलकर सफ़ेद कर ली थी। बस इसी एक छोटी सी गलती की वजह से वहां मौजूद गार्ड्स को शक हो गया था। उस शुरुआती गड़बड़ी के बावजूद कमांडोज ने बहुत तेजी से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने अपने सारे टारगेट पूरे किए, 7 हाईजैकर्स मारे गए, 102 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। और तो और, युगांडा की एयरफोर्स पीछा न कर पाए, इसलिए उनके 11 मिग फाइटर जेट्स को रनवे पर ही तबाह कर दिया गया। जब ये प्लेन इजराइल वापस पहुंचे तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। अगर हम नुकसान की बात कहें तो अब 45 युगांडा के सैनिक मारे गए, 7 हाईजैकर्स मारे गए और बदकिस्मती से 4 बंधक भी अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से एक डोरा बलूच थी, जिन्हें बाद में अस्पताल में मार दिया गया। और इजराइल ने भी अपना एक कमांडो खो दिया। ये आंकड़े उन 53 मिनटों की असली मानवीय कीमत को दिखाते हैं। इस मिशन में शहीद होने वाले एकमात्र इजरायली सैनिक थे इस मिशन के ग्राउंड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू। उनकी बहादुरी के सम्मान में इस मिशन का नाम बाद में आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन योनातन रख दिया गया और वो हमेशा के लिए एक नेशनल हीरो बन गए। इस ऑपरेशन की गूंज सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रही। जैसा कि कहा गया, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो एक किंवदंती बन जाएगा, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य और प्रोत्साहन का स्रोत। इसने काउंटर टेररिज्म की दुनिया में जो मुमकिन है उसकी परिभाषा ही बदलकर रख दी। ये वाकई इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन था। पर यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आज की दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी और सिविल